तौसी और गिद्ध। ये जो कॉमिक्स है और तौसी सीरीज़ की आप जानते हैं कि अभी बहुत पॉपुलर कॉमिक्स चल रहा है। कहीं भी इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड है तौसी सीरीज़ की। तो अच्छी स्टोरी और अच्छी प्लॉट के चलते तौसी एक बार फिर से डिमांड में है। चूँकि इसकी पावरफुल बैकिंग और जितना इसको जो अभी एक कॉमिक्स आई है सर्पधुंध और नाग प्रलय वगैरह, तो इसमें तौसी को कुछ कमज़ोर सा दिखाया गया है। तौसी वास्तव में इतना कमज़ोर है नहीं। तो आइए इसकी स्टोरी जानते हैं कि इसकी स्टोरी क्या हो सकती है। सर्प देश का सम्राट तौसी एक इच्छाधारी नाग है जो कोई भी रूप धर सकता है। पाताल लोक में तौसी सर्वशक्तिमान है। तौसी अश्वमेध यज्ञ द्वारा पाताल में सर्वशक्तिमान सम्राट की विधिवत घोषणा चाहता है, परंतु कल्प देश के राजा उसकी शक्ति को मिटाने का संकल्प ले चुका है। भविष्यवाणी है कि कल्प देश के राजा तुर्कसेन की मौत तौसी के पुत्रों के हाथों होगी और तुर्कसेन के पास ऐसा शस्त्र है कि तौसी उसे पराजित नहीं कर सकता। इसी बीच तौसी का टकराव इच्छाधारी नेवला से होता है और यह सब कुछ एक गिद्ध देख रहा है। गिद्ध हर समय तौसी पर नज़र रखे है। क्यों? राजा तुर्कसेन जाग जा और बाहर निकलकर पुराने शिव मंदिर में पहुंच। कौन है यह आवाज़? किसकी है? मैं इच्छाधारी नेवला हूँ, तुरंत मंदिर में आ जाओ। ओह नेवला देवता, और सुन अकेले आना, किसी को पता न चले। ठीक है। आश्चर्य की बात है, इस आवाज़ से केवल मैं ही जगा हूँ। रानी तो बेसुध सो रही है। मैंने नेवला देवता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। हे नेवला देवता, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आदेश। हाँ वो देखो, शंकर भगवान का तपस्वी ऋषिराज गिद्ध। शांति से शिव शंकर के चरणों में बैठ जाओ राजन। ओम नमः शिवाय। मैं ऋषिराज गिद्ध हूँ। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, परंतु इच्छाधारी नेवला मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है। समय आने पर तुम्हें भी मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, किंतु इस समय मैंने तुम्हें और नेवला को विशेष कारण से यहाँ बुलाया है। हमारा, तुम्हारा और इच्छाधारी नेवले का पाताल में एक ही शत्रु है, और यदि उस शत्रु को तुरंत समाप्त न किया गया तो पाताल पर उसका झंडा फहराएगा और तुम सबको गुलाम बना दिया जाएगा। कहीं आप तौसी की तो बात नहीं कर रहे ऋषिराज? हाँ राजन, मैं सर्प देश के सम्राट तौसी की ही बात कर रहा हूँ। इच्छाधारी नेवला को वह मृत समझकर चला गया और यक्ष कन्या को छुड़ा कर ले गया। मैं यह सब देखता रहा, खून के आंसू रोता रहा। मेरी इच्छा हो रही थी कि तौसी की खात्मा कर दूं, किंतु क्या? तब तक उसका समय नहीं आया था। मुझे तौसी की मौत का वरदान प्राप्त है, किंतु अब उसके भी कुछ नियम हैं। नाग बाबा की ढाल तौसी की सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच है। यह नाग बाबा की चाल थी कि तुम तौसी के नकली पुत्र का अपहरण कर लाए। नियम यह है कि मैं तौसी पर छिपकर वार नहीं करूंगा। उसे आत्मरक्षा का पूरा अवसर दिया जाएगा और 1 मास पूर्व मैं उसे आक्रमण की चेतावनी दूंगा। और ये सबसे मुख्य शर्त यह है कि मैं उसकी हत्या तेजगढ़ी के मरुस्थल सीमा में ही कर सकता हूँ। हे ऋषिराज, अब तो तौसी की हत्या करना संभव ही नहीं है, क्योंकि जब आप चेतावनी दोगे तो वह अपनी रक्षा के लिए केवल इतना करेगा कि तेजगढ़ी के मरुस्थल की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। नाग बाबा त्रिकालदर्शी है, वह तौसी को सब बता देंगे। बस यही तो समस्या है जो मैंने अब तक तौसी पर आक्रमण नहीं किया, किंतु अब विलंब इसलिए भी नहीं कर सकता क्योंकि तौसी का पुत्र कभी भी अपना बड़ा स्वरूप धारण कर सकता है। क्या आपको भी इससे खतरा है? मेरे साथ बंधन यह है कि तौसी देश में के किसी भी उत्तराधिकारी पर तब तक शस्त्र नहीं उठा सकता जब तक वह बालिग नहीं हो जाता, और वह बड़ा पलंकारी बालक होगा, इसलिए उसके बड़े होने से पहले सब खत्म करना आवश्यक है। हमारे लिए क्या आज्ञा है? अब तुम मेरी योजना सुनो। हे राजन, तुम अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा दो छोड़ोगे, और घोड़ा सर्पदेश की ओर जाएगा तो अवश्य तौसी रोकेगा। फिर नियमानुसार रणभूमि तुम निर्धारित करोगे जो तेजगढ़ी का मरुस्थल होगा। इस युद्ध में तुम्हारा सेनापति इच्छाधारी नेवला होगा। इच्छाधारी नेवला का काम नाग बाबा को युद्ध में उकसाकर युद्ध भूमि से दूर ले जाना होगा। तब तक तुम यह युद्ध करोगे, मैं समय से पहले तौसी को चेतावनी दे दूंगा। हे राजन और नेवला, इस समय मैंने हर हवा का अवरोध यहाँ खड़ा किया है। संसार का कोई भी त्रिकालदर्शी यह नहीं जान सकता कि यहाँ क्या योजना बन रही है। नाग बाबा यह कभी नहीं जान पाएगा कि तुम मेरी योजना के तहत काम कर रहे हो।
ऋषिराज गिद्ध की योजना को साकार करने के लिए कल्प देश के राजा तुर्कसेन ने अश्वमेध यज्ञ करना शुरू कर दिया। क्या कहा? कल्प देश का राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहा है? गुप्तचर यही खबर लाया है राजन। मेरे रहते पाताल में कोई सर्वशक्तिमान हो ही नहीं सकता। निसंदेह अपनी मौत को यश कर रहा है। तड़ाक। यह महल की छत तोड़कर कौन सा गिद्ध अंदर आ रहा है? मैं तुम्हारे राज दरबार का बिन बुलाया अतिथि हूँ। तुम्हारे महल में ऐसी कोई दीवार नहीं बनी जो मुझे अंदर आने से रोक सके। हे सम्राट तौसी और सर्प देश के राज दरबारियों, ध्यान से सुनो मैं क्या कहने आया हूँ। आज से 1 माह बाद मैं तौसी की हत्या कर दूंगा। अगर कोई तौसी को बचाना चाहे तो उसकी रक्षा कर सकता है। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। गिद्ध के पंचों में अचानक तलवार प्रकट हुई। मैं तुम्हारा यह भ्रम भी मिटा दूंगा कि तुम में से कोई मुझे गिरफ्तार कर सकता है। खन खन। फिर भाला, साख साख। सूं। ऐ राजन, तौसी देखो, तुम्हारी राज्यसभा का सबसे बड़ा सूरमा किस तरह बेबस पड़ा है, पर मैंने इनकी हत्या नहीं की है। तुम कौन हो गिद्धराज? इस प्रश्न का उत्तर 1 माह बाद तुम्हें खुद मिल जाएगा। समाचार नाग बाबा के आश्रम में भी पहुंच गया। गिद्ध तौसी को चेतावनी दे गया, तौसी को तुरंत मेरे पास भेजो। तौसी आश्रम में पहुंच गया। हाँ राजा, आपने मुझे याद किया नाग बाबा। मैं चाहता हूँ कि तुम 1 माह के लिए जल समाधि ले लो। जल समाधि किस लिए? प्रश्न मत करो, तुम्हारा अब जल समाधि लेना आवश्यक है। किंतु नाग बाबा, आपको शायद यह पता नहीं कि कल्प देश अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, और अगर मैंने जल समाधि ले ली तो वह पाताल का सर्वशक्तिमान सम्राट बन जाएगा। उसका अश्व रोकने का प्रबंध हम कर देंगे और युद्ध भी तुम ही लड़ोगे। किंतु यदि तुमने जल समाधि न ली तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। अगर आपकी यही आज्ञा है तो स्वीकार है, किंतु कल्प देश का घोड़ा, उसे सर्प देश में रोक दिया जाएगा। तौसी जल समाधि के लिए प्रस्थान कर गया। कालू, हाँ स्वामी, मैं हाजिर हूँ। कुछ दिन के लिए तुम तौसी बनकर महल में रहोगे। जो आज्ञा स्वामी। कालू जिन ने तौसी का रूप धर लिया और महल में घुस गया। ऋषिराज, कूटनीति का उत्तर कूटनीति से दिया जाएगा। कल्प देश का अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हो चुका था। यज्ञ का घोड़ा सबसे पहले सर्प देश के लिए रवाना हुआ। कालू जिन तौसी के रूप में सम्राट बना हुआ था। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा हमारी सीमा में आ चुका है। ठीक है, हम उसे आगे नहीं जाने देंगे। यह घोड़ा अब हमारा है, हमसे युद्ध लड़े बिना आगे नहीं जा सकता। सम्राट तौसी का संदेश भेज दो कि युद्ध तेज घड़ी के मरुस्थल में होगा। युद्ध तेज घड़ी के मरुस्थल में होगा। मंजूर। हा 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 हा, सब कुछ मेरी योजना से हो रहा है। युद्ध की तैयारी करो। तौसी तेज घड़ी के मरुस्थल में मारा जाएगा। 1 माह बाद तौसी जल समाधि से बाहर निकला। ओम नमः। हे नाग बाबा, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि मुझे यह समाधि क्यों लेनी पड़ी? इसका उत्तर तुम्हें रणभूमि में मिल जाएगा राजन। जाओ, महल में जाकर युद्ध की रणनीति तैयार करो। कल्प देश का यज्ञ भंग कर दिया गया है और तेज घड़ी का मरुस्थल युद्ध भूमि में निर्णित हो चुका है। मैं अब तुर्कसेन को क्षमा नहीं कर सकता। राज्यसभा में आज राज्यसभा में सभी मंत्रियों और सर्प देश के युद्ध नीतिज्ञों को इस लिए आमंत्रित किया गया है क्योंकि सर्प देश का कल्प देश से युद्ध का समय निकट आ गया है। आज हम रणनीति तैयार करेंगे। हे राजन, गुप्तचर खबर लाया है कि कल्प देश की रणनीति की बागडोर इच्छाधारी नेवला ने संभाली हुई है। उसे सेनापति बनाया गया है। इच्छाधारी नेवला? ओह, वह जिंदा है। मेरी सोच के अनुसार हमें युद्ध का रणनीति और सेनापति का कार्यभार नाग बाबा के सुपुर्द कर देना चाहिए। और आप क्या कहते हैं राजगुरु? मैं महामंत्री से सहमत हूँ राजन। आपको किसी प्रकार से आपत्ति तो नहीं नाग बाबा? हे राजन, मैं आपकी राज्यसभा, अपने देश और अपने सिंहासन के प्रति वचनबद्ध हूँ, इसलिए मेरी आपत्ति का तो प्रश्न ही नहीं उठता। नाग बाबा को युद्ध का सेनापति घोषित किया जाता है। सेनाएं तेजघड़ी मरुस्थल को कूच की तैयारी करो। अब मेरी योजना के अनुरूप हो रहा है। पहले मैं तौसी का अंत करूंगा और फिर हम सब मिलकर नाग बाबा को भी ख़त्म कर देंगे। यही मेरा बदला है, बदला। हे राजन, हे नाथ, आप अमर रहे, आप विजयी रहे। अप्सरा, आज मैं युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ, मुझे विदा करो।
ऐसा लग रहा है अप्सरा जैसे तू पिछले जन्म में भी मेरी पत्नी रही होगी। कई जन्मों से तौसी, प्रस्थान करो। राजन, सूचना है कि कल्प देश की सहायता के लिए 5 और देश की सीमाएं भी साथ दे रही है। यह कूटनीति के नाम पर छल है, किंतु सर्पदेश इसका भरपूर उत्तर देगा। हे ऋषिराज, हमें आशीर्वाद दें। निस्संदेह जीत आपकी ही होगी। आपके साथ 5 देश है राजन, और इच्छाधारी नेवला के शस्त्रों से सर्पदेश की सेना का नेस्तनाबूद हो जाएगा। किसी भी मरुस्थल के लिए पानी वरदान होता है। मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं नाग बाबा। तेजगढ़ी मरुस्थल में भी पानी के लिए त्राही त्राही मचेगी, क्योंकि हमें युद्ध लंबे से लंबे समय तक खींचना है, और इस मरुस्थल से तो केवल तुम ही पानी का कुआं बना सकते हो। जल समाधि का यही निचोड़ होगा कि तुम पानी का कुआं बना सकोगे। मैं जल का कुआं बना सकता हूँ, यह कैसे? 1 माह की जल समाधि में किसी भी इच्छाधारी को स्वतः ही यह शक्ति प्राप्त हो जाती है। मेरी रणनीति के अनुसार इस युद्ध को लंबे समय तक खींचना होगा, ताकि जल के लिए त्राही त्राही मचे। उसके बाद जीत आसान हो जाएगी। नाग बाबा, क्या हमारी सेना तत्काल युद्ध समाप्त करने की स्थिति में नहीं है? हे राजन, परिस्थिति क्या कहती है यही देखना है। हमें शत्रु को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तेजगढ़ी मरुस्थल में दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। कल्प देश के खेमे में। सुनो इच्छाधारी नेवला, इस युद्ध में तुम एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने जा रहे हो। जिस तरह इच्छाधारी नाग तौसी अपना कोई भी रूप धर सकता है, उस तरह तुम भी कोई रूप धर सकते हो। तुम नेवला नस्ल के जीव हो। सारा जग जानता है कि नेवले और सांप की शत्रुता कितनी पुरानी है, और यह भी कि नेवला हमेशा सांप पर भारी पड़ता है, किंतु इच्छाधारियों पर यह निर्णय लागू नहीं होता। इसलिए तौसी को परास्त करना तुम्हारे लिए असंभव होगा। नियम यह भी है कि सांपों को के युद्ध में कोई भी पक्ष बाहरी शक्ति की मदद नहीं लेगा, ना ही किसी अन्य प्राणी को युद्ध में लड़ाया जाएगा। ऐसे में तुम्हें युद्ध नियमों के अंतर्गत बाहर किया जा सकता है, किंतु तुम चूंकि बहुरूपी हो, इसलिए तुम सांप भी बन सकते हो। तुम्हें किसी दूसरी जाति का प्रमाणित नहीं किया जा सकता। अब ध्यान से सुनो। तुम्हें नाग बाबा को रणभूमि से बाहर ले जाना है, और जब नाग बाबा रणभूमि से बाहर निकल जाए तो यहाँ वापस नहीं लौटने देना है। यह काम मैं बखूबी कर लूँगा। तो ऐ राजन, तुम तौसी से सीधा युद्ध प्रारंभ करोगे। फिर जब मैं तौसी से अपना पुराना हिसाब चुकाऊंगा तो तुम उसकी सेना रोक कर रखोगे। मैं उसे ऐसा सबक पढ़ाऊंगा कि वह मरने के बाद भी याद रखेगा। गिद्ध अकेला रह गया। युद्ध शुरू होने से पहले मुझे तौसी को अभी बताना है कि वह इस कुरुक्षेत्र में क्यों मारा जाएगा। बस आज रात मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। हमारी सेनाएं इस नक्शे के अनुरूप मोर्चाबंदी करेंगी, इसलिए आज रात इस पूरी नीति को अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लो राजन। प्रातः हम रणभूमि में मिलेंगे। तुलसी कॉमिक्स मरुभूमि। तौसी अपने खेमे में विश्राम कर रहा था। सुबह युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। रात के समय जब तौसी सो रहा था। जाग जाओ राजन, मैं तुमसे कुछ आवश्यक बात करने आया हूँ। चर्र। ऐ गिद्ध, क्या तुम्हें यह मालूम नहीं कि यह युद्ध नियमों के विपरीत है? चोरी से दूसरे के खेमों में प्रवेश करना कायरता का प्रतीक है। मैं कायर नहीं हूँ, कायर तू है। मैं तुझे यही बताने आया हूँ कि तौसी की तू कायर है, और इसी कायरता का सबक दूंगा तुझे। तुझे वैसी ही मौत मिलेगी जैसे तूने मुझे दी थी। कौन है तू? ध्यान से देख पहचान, मैं ऋषिराज हूँ। ऋषिराज? ओह ओह, यह मुझे क्या हो रहा है? मेरा सिर चकरा रहा है। ऋषिराज हूँ मैं। ऋषि की आंखों से किरणें फूटी। पिछले जन्म में चले आओ तौसी। ऋषिराज, मेरा पिछला युग क्या था? कौन था मैं? शायद यह इस जन्म की बात नहीं है। पिछले जन्म में भी तुझे तौसी के नाम से ही जाना जाता था कायर। हाँ, यह धुंध छट रही है, मुझे कुछ नज़र आ रहा है। तौसी की आंखों के सामने पिछले जन्म के चित्र उजागर होने लगे। लुटेरा तौसी अपने लश्कर के साथ बढ़ रहा था। ठक 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 ठक। ऋषिराज तौसी का विश्वस्त साथी था। ऋषिराज, आगे बढ़ो और इस नगर को शमशान बना दो। लुटेरा राजा तौसी हमारे नगर की तरफ बढ़ रहा है महाराज। कौशाम्बी नगर में रक्षा के लिए तो हम अपने प्राणों तक की बाजी लगा देंगे। राज दरबार में राजा के सम्मुख गुप्तचर उपस्थित हुआ। सैनिकों से कहो कि लुटेरे तौसी का हटकर मुकाबला
डटकर मुकाबला करे। आक्रमण। खन्न 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 साए 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 साए। ऋषिराज, हमें कौशाम्बी महल का खजाना लूटना है। तुम कौशाम्बी पर कहर बन जाओ। राजा ऋषिराज को ऐसा सबक सिखा दो कि यह कभी हमसे टकराने का दुस्साहस न करे। कौशाम्बी में हाहाकार मच गया। कौशाम्बी के राजा कलिंगराज, तेरी ये हिम्मत कि हमारा मुकाबला करे। हमने तुमसे धन की मांग की और तुमने ठुकरा दिया। तो हम लुटेरे हैं, सिर्फ लूटपाट जानते हैं, किसी राजा का राजपाट नहीं छीनते। हम जिस राजा से जितनी भी दौलत की मांग करते हैं वह पूरी कर देता है, और हमें जो धन देने से इनकार करता है, जानते हो उसका क्या अंजाम होता है? ऋषिराज, कौशाम्बी में आग लगा दो, जला दो, इस राजा की राजधानी को फूंक दो, इसके महल को। हा 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 हा। कौशाम्बी महल पर तौसी का कब्जा हो चुका था। हम तुम्हारा सारा खजाना ले जा रहे हैं। राजा, आगे से ध्यान रखना, जब हम धन की मांग करें हमें मिल जाना चाहिए। कौशाम्बी का खजाना लूटकर तौसी का लश्कर वापस लूटा। ये राजन, हम पिछले 10 वर्षों से इस मरुस्थल में पड़ाव डाले हुए हैं। हमने सारंग देश की सभी धनवान रियासतों के खजाने खाली कर दिए हैं। अब हमें अपने वतन लौट जाना चाहिए। क्या तुम्हें अपने वतन की बहुत याद सता रही है या फिर थक गए हो? ऋषिराज केवल आपका सेनापति ही नहीं, बचपन का मित्र भी और वफादार मित्र है। वह आपको नेक सलाह ही देगा। सोनागढ़ी के मरुस्थल में जल का एक ही कुआं है, जिसका पानी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, और यह ख़त्म हो गया तो हमारे लिए पानी जुटाना मुश्किल हो जाएगा। अब हम अपना पड़ाव दूसरे स्थान पर भी ले जा सकते हैं। यह इतना संभव नहीं है राजन। इस मरुस्थल में हमने 1 साल तक सुरक्षा चौकियों बनाई है, ऐसे रास्ते बनाए हैं कि कोई भी दुश्मन हम पर हमला नहीं कर सकता। वह उन रास्तों में छिपे अज्ञात शिकंजों और कांटों के जाल में फंस जाएंगे। चारों तरफ से सुरक्षा व्यवस्था पक्की करने के बाद ही हमें लूटपाट शुरू की। सारंग देश की हर रियासत इस बात को जानता है कि वे सब मिलकर भी इस मरुस्थल में हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, उल्टे मुंह की खाएंगे। हमने इनमें पहले फूट डाली और फिर इनकी रियासतों को अलग अलग लूट लिया। अब हमारे पास धन की भी कमी नहीं, और मुझे यह भी खबर मिली है कि सारंग देश के लूटे हुए राजा एक संगठन बना रहे हैं। अगर ये रियासतें संगठित हो गई तो फिर जो 10 बरस से लगातार युद्ध लड़ते लड़ते हमारे सैनिक थक गए हैं, हम इनका मुकाबला न कर पाएंगे। तुम्हारी बात समझ गया ऋषिराज। एक तो मरुस्थल का पानी सूख जाएगा, दूसरे हमारे सैनिक थके हुए हैं, तो भी हम एक और रियासत लूटना चाहते हैं। उसके बाद सारंग की सबसे धनवान पुतली का खजाना लूटने के बाद हम लौट जाएंगे। परंतु पुतली का खजाना लूटना इतना आसान नहीं है राजन। यह विचार आप त्याग दे तो बेहतर है। तुम पहले भी अनेक बार मुझे पुतली की रियासत पर धावा मारने से रोका है। आखिर क्यों? क्योंकि पुतली का रियासत रानी पुतली बाई सारंग देश की सबसे सुंदर नारी है, और सबसे बड़ी सेना की बागडोर उसके हाथों में है, जिसे वह शक्ति से नहीं जीत सकती है। उसे रूपजाल जीतने की क्षमता रखती है, और अगर हमने सब कुछ फतह कर लिया तो भी खजाने का तिलिस्म तोड़ना असंभव है। खुद पुतली बाई हमें उस तिलिस्म में ले जाएगी ऋषिराज। यह आपकी भूल है। पुतली बाई जान दे देगी लेकिन तिलिस्म नहीं खोलेगी। मेरे गुप्तचरों का यही कहना है कि हम उधर का रुख हरगिज न करें, वहाँ हम शिकस्त खा जाएंगे। यह हमारे लिए चुनौती की बात है। हम यह खजाना लूटे बिना हरगिज वापस नहीं लौटेंगे। तुम उसकी तैयारी करो ऋषिराज। अगर आपकी यही जिद है राजन, तो फिर पहले मैं स्वयं गुप्तचर बनकर पुतली रियासत में जाने की अनुमति चाहूँगा। अनुमति है, और हम यह भी जानते हैं कि जिस काम का बीड़ा तुम उठाओगे ऋषिराज, वहाँ हम अवश्य सफल होंगे। ऋषिराज गुप्तचर बनकर पुतली रियासत की ओर रवाना हो गया। ठहरो, तुम महल की सीमा में कहाँ घुसे चले आ रहे हो? मैं अपना घोड़ा रानी पुतली बाई को भेंट देना चाहता हूँ। आप दरबार में मेरी इच्छा पहुँचाएं। मैं कौशाम्बी से आया हूँ और घोड़ों का प्रशिक्षक हूँ। पुतली के राज दरबार में खबर पहुँचाते ही उसे राज दरबार में पेश किया जाए। तुम हमें यह घोड़ा क्यों भेंट देना चाहते हो? मुझे ज्ञात हुआ है कि आप अच्छी घुड़सवार हैं। मेरे इस घोड़े को कोई नहीं खरीदता, क्योंकि यह किसी को अपनी पीठ पर सवारी ही नहीं करने देता। घोड़ों को अभी तक कोई नस्ल नहीं बनी जिस पर हम सवारी न कर सके।
यही मैंने सुना था, इसलिए मैं यह घोड़ा आपको देना चाहता हूँ। किंतु भेंट क्यों? इसके दाम बोलो, हम कीमत अदा कर देंगे। महारानी, इस घोड़े का कोई दाम नहीं है। मैं इसे बेचना नहीं चाहता। मैं तो इसे उसी को भेंट स्वरूप दूंगा जो इस पर सवारी कर सके। हम इस पर अवश्य ही सवारी करेंगे। अगले दिन आज हम इसी पर सवार होकर नई बस्ती का निरीक्षण करेंगे। हे। पटाख धड़ाम, ओह सचमुच दिलचस्प घोड़ा है। धप धड़ाम, हे। आश्चर्य है, बड़ा उद्दंड घोड़ा है। धड़ाम, सड़ाक सड़ाक, ठक ठक, धप, हे। फेंज, हम हार गए। सचमुच बड़ा बेमिसाल घोड़ा है। क्या तुम इसकी सवारी पर गांठ लेते हो? मैं तो इसी पर सवार होकर आया हूँ। मैं इस पर सवारी करने में असफल रही। मैं इसकी भेंट के योग्य नहीं। हे महारानी, यदि मैं आपको कुछ दिन प्रशिक्षण दूँ तो यह समस्या भी हल हो सकती है। उसके बाद संसार में घोड़ों की कोई नस्ल शेष नहीं जिस पर आप सवारी न कर सके। ठीक है सवार, अगर तुम मुझे यह विद्या सिखा दो तो मैं यह तुम्हें मांगा कीमत भी दूंगी। ऋषिराज पुतलीबाई का प्रशिक्षक बन बैठा। ऋषिराज ने पुतली रियासत की सैन्य शक्ति की जासूसी की। तुम हमारी सेना के घुड़सवार सैनिकों और घोड़ों को भी प्रशिक्षण दो, जो तुम्हें अच्छा वेतन दिया जा सकता है। मुझे आपका प्रशिक्षण स्वीकार है महारानी। ऋषिराज महारानी का विश्वास अर्जित करता जा रहा था। कुछ दिन बाद, क्या खबर लाए हो ऋषिराज? एक आक्रमण और आपकी ओर से पुतली पर होगा। इस आक्रमण में आप पुतली के नगर की एक बस्ती पर कोहराम मचाकर लौट जाएंगे और चेतावनी देंगे कि आप दोबारा आक्रमण करेंगे। यह मेरी योजना का एक हिस्सा है। पुतली का एक महान योद्धा है राजन। भले ही वह मेरे कमाल से घोड़े पर सवारी न कर सके, किंतु उस जैसी सेनानायक पूरे सारंग में कहीं नहीं है। इसलिए महारानी से युद्ध शतरंजी चालों से लड़ा जाएगा और उसका हर सैनिक मरते दम तक युद्ध लड़ता है, कभी पीछे नहीं हटता है, कभी पीठ दिखाकर नहीं भागता। तौसी ने पुतली की एक बस्ती पर आक्रमण कर दिया। इस बस्ती को शमशान बना दिया जाए। खन्न खन्न खन्न, साए साए साए, आग लगा दो। तौसी मारकाट मचाता बस्ती को शमशान बनाकर लौट गया। पुतली के राज्यसभा में, इस बस्ती में सेना का कमान किसके हाथ में थी? बुलाओ उसे। तुम नकारा हो। तुम उस लुटेरे को रोक नहीं पाए तो तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसे जेल में डाल दो। तौसी ने चेतावनी दी है कि वह तब तक इसी तरह के आक्रमण करता रहेगा जब तक हम खजाने का चौथाई हिस्सा उसे नहीं दे देते। लगता है हमारे गुप्तचर भी सो रहे हैं। हर जगह चौकसी बढ़ा दो। कुछ दिन बाद, अब पूर्वी बस्ती पर धावा मारे पूर्णमासी की रात को हमला करें, क्योंकि उस रात पूर्वी बस्ती वाले मेले में जाएंगे। तौसी ने एक और आक्रमण किया। सक 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 सक, शमशान बना दो। आखिर यह सब क्या हो रहा है? क्या हमारी सैनिक व्यवस्था में कोई छेद हो गई है? अगर आपको आपत्ति न हो महारानी तो एक अवसर मुझे प्रदान किया जाए। तुम क्या करोगे प्रशिक्षक? मैं युद्ध कला और गुप्तचर न्याय विद्या में भी उतना ही निपुण हूँ जितना घुड़सवारी में। ठीक है, हम तुम्हें सेना का एक और कमान का नायक बनाते हैं। अगर आप मुझे यह कार्यभार देंगी तो मैं तौसी को मुंह तोड़ जवाब दूंगा, ऐसा जवाब कि वह फिर कभी पुतली देश का रुख नहीं करेगी। तौसी ने तीसरा आक्रमण शुरू किया। ठक 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 ठक, सक 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 सक। इस बार पुतली देश की सेना का कमान ऋषिराज के हाथों में थी। खन्न खन्न, साए 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 साए, भाग गया कैर। राज दरबार में, हे महारानी, मैंने उसे ऐसा सबक पढ़ा दिया है कि वह इधर का रुख नहीं करेगा। शाबाश सेनानायक, हम तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हुए, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वह कब कहाँ हमला करने वाला है? मेरे गुप्तचरों का कमाल था यह। हम तुम्हें आज से अपने देश का सेनापति घोषित करते हैं। तौसी के खेमे में, अब मेरी योजना का एक चरण पूरा हो गया। मैं सेनापति हूँ। आपकी नाटकीय हार ने मेरी मार्ग को खोल दिया है। वह केवल महारानी ही बता सकती है, परंतु आप पुतली रियासत को फतह कर डालिए। जब महारानी हार रही होंगी तो मैं शतरंज की चाल चलूँगा कि उस चाल से मात होगी। किंतु खजाने का तिलिस्म। तौसी ने भारी लश्कर के साथ पुतली रियासत पर आक्रमण कर दिया।
आक्रमण आक्रमण आक्रमण। घमासान युद्ध आरंभ हो गया। खन खन ठक टड़ाक खन खन ऋषिम साय करड़ करड़ करड़। महारानी की चिंता बढ़ती जा रही थी। तुम मेरे सबसे निकटतम गुप्तचर हो मुंजम, तुम्हारे पास क्या सूचना है? हे महारानी, हम यह युद्ध हारने वाले हैं। किंतु हमारी शक्तिशाली सेना का हार कैसे हो सकता है? क्या मुझे युद्ध भूमि में उतरना होगा? उचित यही होगा कि आप सेना की कमान तुरंत अपने हाथों में ले लें। महारानी, मैं और भी कुछ कहना चाहता हूँ। न जाने क्यों मुझे कौशाम्बी से आए उस घुड़सवार प्रशिक्षक ऋषिराज पर संदेह है। क्या संदेह? कैसा संदेह? मेरे गुप्तचरों की खबर है कि कौशाम्बी पर लुटेरे तौसी ने आक्रमण किया और उसे पराजित करके खजाना लूट लिया। उस वक्त यह जाबाज वहाँ क्यों नहीं कुछ कर पाया? ओह, यह तो सचमुच शक की बात है। जब यह कौशाम्बी को नहीं बचा सका तो हमें कैसे बचा सकता है? या कौशाम्बी ने इसकी योग्यता देखते हुए इसे सेनापति क्यों नहीं बनाया? इस प्रश्न का उत्तर सचमुच संदिग्ध हो जाता है। जासूस भुजंग, तुम ऋषिराज पर बराबर निगरानी शुरू कर दो और मैं युद्ध भूमि में प्रस्थान करता हूँ। मेरी लाल सेना, अभी तक मैंने तुम्हें शक्ति को युद्ध में नहीं झोंका। चलो युद्ध भूमि का नक्शा बदल डाले। युद्ध भूमि में आक्रमण। हे महारानी, स्वयं युद्ध में लाल सेना के साथ यह तो गड़बड़ हो गई। सन्न सन्न। सेना पिछले मोर्चे पर हट जाए, लाल सेना को मार दिया जाए। साय साय साय। हे लुटेरे तौसी, तूने पुतली पर आक्रमण करके अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। मैं तुझे नेस्तनाबूद कर दूंगी। ऐ सुंदरी, युद्ध ना तो सुंदरता से जीता जाता है, ना वाणी से। युद्ध तो युद्ध कला से जीता जाता है, इसलिए युद्ध करो। और अगर मैंने तुम्हारी रियासत जीत ली तो तुम पर भी अपनी पताका फहराऊंगा। मैंने तुम्हें अपने लिए पसंद कर लिया। ठक खन खन तड़ाक ढुसिम। हमारी दूसरी दिशा वाली सेना कहाँ है? भुजंग, ऋषिराज कहाँ है? वह तो पिछले मोर्चे पर हट गई, जबकि उसे दूसरी दिशा से आक्रमण करना चाहिए था। अगर दोनों दिशाओं से एक साथ आक्रमण होता तो युद्ध आज ही खत्म हो जाता और तौसी को पराजय का मुंह देखना पड़ता। जब तक हमारे खून का एक भी बूंद बाकी है, हम युद्ध लड़ते रहेंगे। महारानी पुतलीबाई जिंदाबाद। पूरी शक्ति से इस लुटेरे पर टूट पड़ो। खन खन। लाल सेना आधी रह गई है। ऋषिराज की खबर यही है। यही मौका है। तुरंत सेना को शिकस्त देकर महारानी को युद्ध भूमि में बंदी बनाया जा सकता है। पिछले मोर्चे पर लाल सेना से लड़ते लड़ते तौसी यहाँ तक आ पहुँचेगा, तभी हम यह मोर्चा खोल देंगे। पुतलीवार तौसी में घमासान युद्ध चलता रहा। अंततः पुतलीबाई की लाल सेना हार गई। तुम युद्ध हार चुकी हो पुतलीबाई, अपना शस्त्र फेंक दो, हम तुम्हें जीवन दान देते हैं। मुझे तुम्हारा जीवन दान नहीं चाहिए, और याद रखो अभी युद्ध का निर्णय नहीं हुआ। पीछा करो उसका और ध्यान रहे उसे जीवित ही गिरफ्तार करना है। इसकी सेना इस तरफ, बाकी सेना इस तरफ से कूच करे। खबर यह है कि लाल सेना हार गई, महारानी युद्ध से भाग गई। तौसी ने दूसरी मोर्चे को भी चारों तरफ से घेर लिया। पुतली के सेनापति, तुम्हारी महारानी युद्ध भूमि से भाग चुकी है, इसलिए तुम भी अपने शस्त्र डाल दो। मैं तुम्हें आधे पहर का अवसर देता हूँ। यदि तुमने शस्त्र न फेंके तो हम चारों तरफ से तुम्हें कुचल देंगे। हमारे पास सोचने के लिए आधा पहर शेष है। तुम लोग मोर्चे पर डटे रहो, मैं महारानी से मिलकर आता हूँ। ठक 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 ठक। सेनापति आपसे गुप्त निवास पर मिलना चाहते हैं, उन्हें भेज दो। आओ सेनापति, पराजय की खबर लेकर आओ। महारानी, मुझे खेद है कि मैं तौसी के आक्रमण के सामने ठहर नहीं पा रहा हूँ, किंतु युद्ध का निर्णय होने से पहले आपको अपनी जीत का एक उपाय बताने आया हूँ। बोलो। तौसी ने यह युद्ध पुतली का खजाना प्राप्त करने के लिए लड़ा है। अगर खजाना उसके हाथ नहीं लगता तो वह समझिए वह हार गया। इसलिए खजाने को यहाँ से हटाकर कहीं अन्यत्र पहुँचाया जाए। मेरी दृष्टि से कौशाम्बी में ऐसी जगह है जहाँ खजाना सुरक्षित रखा जा सकता है, किंतु खजाना तो हमारे तिलिस्म में ही सुरक्षित है। मेरे गुप्तचरों की सूचना है कि तौसी को खजाने के तिलिस्म का पता चल चुका है। ओह, और इस मामले में आप केवल मेरा सहयोग प्राप्त करें। अन्य किसी को पता चलेगी, मदद लेंगी तो उसे पता चल सकता है कि उसके जासूस यहाँ चप्पे चप्पे पर फैले हुए हैं। तुम्हारा यह सुझाव उचित है सेनापति। मेरी चाल सफल हो गई। यह है शह और मात।
आप खजाना लेकर कौशाम्बी रवाना हो जाए, मैं यहाँ उससे युद्ध लड़ूंगी। तब तक मैं उसे युद्ध में ही उलझा कर रखूंगी। मेरा एक वफादार सैनिक भुजंग तुम्हारे साथ रहेगा। आओ, अब हम तुम्हें तिलिस्म में ले चलते हैं। इस तिलिस्म का नियम है कि महारानी के अतिरिक्त जो भी उसमें प्रवेश करेगा उसे आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। ऋषिराज की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। महारानी उसे लेकर तिलिस्म में दाखिल हो गई। पट्टी खोल दो, ये रहा खजाना। इन सबको भी बाहर निकलवाती हूँ। महारानी ने ताली बजाई। आओ सेनापति, अब यह तिलिस्म सुरंग से बाहर निकलते हैं। बक्से उसी रास्ते से बाहर आ जाएंगे। ये चारों इसी तिलिस्म में रहते हैं, खजाने के रक्षक हैं। तुम चारों इस बक्सों को तिलिस्मी सुरंग से बाहर निकाल दो। आओ सेनापति, अब हम तिलिस्मी सुरंग से बाहर निकलते हैं। बक्से उसी रास्ते से बाहर आ जाएंगे। बाहर निकलते हुए भी तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। तिलिस्मी सुरंग से बाहर। भुजंग, अब तुम बराबर सेनापति के साथ रहोगे। तुम्हारे साथ चारों खजाने के रक्षक भी रहेंगे। उचित है महारानी। अब तुम लोग कौशाम्बी के लिए प्रस्थान करो। ऋषिराज खजाना लेकर चल पड़ा। अब यह खजाना सोनागढ़ी के मरुस्थल में पहुंचाना मेरा अंतिम कर्तव्य है। तौसी के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ। हम कौशाम्बी के लिए वास्तविक मार्ग से प्रस्थान नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यह खबर तौसी के जासूसों को लग गई होगी तो वह हमें कौशाम्बी से पहले घेरने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैं एक ऐसे रास्ते से कौशाम्बी पहुंचूंगा जिसको कदापि किसी को पता नहीं होगा। जैसी आपकी इच्छा। ऋषिराज अब सीधे सोनागढ़ी के मरुस्थल की ओर चल पड़ा और तौसी ने पुतली का अंतिम युद्ध भी जीत लिया और महल पर आक्रमण कर दिया। महारानी पुतलीबाई अधिक समय तक मुकाबला न कर सकी। महारानी पुतलीबाई, मैं तुम्हें बंदी बनाता हूँ। अब तुम मेरे लिए खजाने तिलिस्म का मार्ग बताओगे। ऐ लुटेरे तौसी, मैं जानती थी कि तुम खजाना लूटने आए हो, इसलिए मैंने खजाना पहले ही यहाँ से दूर भेज दिया है। तुम्हें खजाने के तिलिस्म में अब कुछ नहीं मिलेगा। यह तिलिस्म का खजाना निकल जाने के बाद खंडहर बन चुका है। ओह, किंतु मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाऊंगा। मेरी पत्नी बनने के बाद तुम खुद मुझे उस जगह ले जाओगी जहाँ खजाना भेजा है। महारानी को सम्मान के साथ लश्कर ले चलो। तौसी का लश्कर पुतलीबाई के साथ लौट पड़ा। सचमुच तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हें देखने के बाद तुम्हें खजाना भूल गया था। हे पुतलीबाई, यहाँ से लौटते समय मुझे तुम्हारे रूप में जो खजाना मिला है उसे पाकर मैं निहाल हो गया। सोनागढ़ी के मरुस्थल में ऋषिराज से कहो पुतलीबाई का खजाना हमारे सामने पेश करे। तुम इन्हें पहचानती होगी महारानी। हाँ, एक धोखेबाज है, लेकिन इस धोखेबाज को तुम्हें यह नहीं मालूम कि तुम सब हार चुके हो। हा हा हा, खजाना तो अब भी तिलिस्म में है। यह सब तो नकली हीरे जवाहरात हैं। मुझे इसका भेद पहले ही मालूम हो गया था। लुटेरे तौसी, अब अगर तुम्हें खजाना और मेरी सौंदर्य चाहिए तो मेरी एक शर्त माननी होगी राजन। शर्त? कैसी शर्त? तुम्हारा यह सिपहसालार नाकामयाब रहा। मेरी शर्त मानोगे तो मैं तुम्हें पति के रूप में स्वीकार कर लूँगी और खजाना तुम्हारे कदमों में डाल दूँगी। अपनी शर्त बताओ। मुझे हर कीमत पर पुतली का खजाना चाहिए। यह ऋषिराज धड़ सर से जुदा कर दो। वह भी इस प्रकार कि इसका सिर पुतली रियासत में जाकर गिरे। ऋषिराज तौसी की आंखों में सहमति के भाव देखकर सहम गया। इसकी बात मत आइए राजन, यह छल कर रही है। लेकिन तुम असफल योद्धा साबित हुए ऋषिराज। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ऋषिराज, इस खजाने को तुम्हारा लहू चाहिए। अपनी अंतिम इच्छा बताओ। अगर तुम मेरी अंतिम इच्छा सुनना चाहते हो तो सुनो राजन, सुनो। ऋषिराज की आंखों में खून उबल आया। जिस तरह तुम मुझे मारने जा रहे हो उसी तरह से मैं तुम्हें इस मरुस्थल में मार डालूंगा। चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही जन्म क्यों न लेना पड़े, उतनी ही तपस्या क्यों न लेना पड़े। मैं तुमसे अपनी मौत का बदला अवश्य लूँगा राजन। जाग जाओ राजन, अब तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा होगा। ये सारे दृश्य तौसी के दिमाग से निकलकर वास्तविक धरातल पर लौट आया। हाँ,
तो वह तुम हो ऋषिराज। हाँ, और तेजघड़ी का यह मरुस्थल वही है जो उस युग में सोनागढ़ी के नाम से जाना जाता था। मेरा सिर धड़ से जुदा करने के बाद न तुम्हें पुतली बाई मिली न खजाना, क्योंकि मुझे दंड देने के बाद पुतली बाई ने आत्मदाह कर लिया था। और तुमसे इस मरुस्थल में बदला लेने के लिए मैंने फिर जन्म लिया। मुझे गिद्ध योनि में जन्म मिला राजन। मेरे दिल में बदले की आग थी। मैं इस आग से झुलस पड़ा। मैंने भगवान शंकर की एक टांग पर खड़े होकर तपस्या शुरू कर दी। आंधी आई, तूफान आए, मैं तपस्या करता रहा और अंततः भगवान शंकर को प्रकट होना पड़ा। मैं तुमसे प्रसन्न हो गई, क्या चाहते हो? ओम नमः शिवाय। तौसी की मौत, मैं उसे मरुस्थल में मारना चाहता हूँ जहाँ उसने मारा था। असंभव। तौसी पिछले जन्म में जरूर लुटेरा था, लेकिन आज तौसी धरती पाताल के पापियों का सर कुचलने वाला महान योद्धा है। तौसी को कोई मार नहीं सकता। उस असाधारण वीर योद्धा का मारने का पाप मैं नहीं लूँगा, कहकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। लेकिन मैंने फिर हिम्मत नहीं हारी। मैंने फिर से भगवान शंकर की तपस्या में लौट गया। ओम नमः शिवाय। मेरी कई वर्षों की तपस्या के सामने अंततः भगवान शंकर को झुकना पड़ा। मैं तौसी को चेतावनी देकर मारूंगा, इसी मरुस्थल मारूंगा। तथास्तु। हमें तुम्हारी तपस्या के आगे झुकना पड़ रहा है। हम तुम्हें वरदान देते हैं। तौसी गिद्ध के खेमे में, देखो मैं अपनी योजना को घेर कर तुम्हें इस मरुस्थल में लाया हूँ और अब तुमसे पूछता हूँ, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? यह मैं उसे उसी वक्त बताऊंगा ऋषिराज, जब तुम मेरा सिर मेरे धड़ से जुदा करने की स्थिति में होगे। धड़ से सर जुदा होगा तौसी, हा हा हा। तब तुम अपने प्रिय दोस्त, अपने वफादार सेनापति के साथ कमीनेपन का इंसाफ किया था, अब इंसाफ करेगा गिद्ध। अब देखना गिद्ध के इंसाफ, तौसी की मौत। क्या ऋषिराज गिद्ध तौसी से अपने पूर्व जन्म की मौत का बदला ले सका? गिद्ध को तौसी की मृत्यु का वरदान भगवान शंकर ने दिया था। क्या यह वरदान पूरा हो सका? आगामी अंक में तौसी और गिद्ध का इंसाफ, तौसी सीरीज का एक अभूतपूर्व हाहाकारी कॉमिक्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।